दोपहर के 1:30 बज रहे थे और रीमा अभी अभी अपने 2.5 साल के बेटे को चावल दाल खिलाकर अपने बेड पर लेटी थी। अभी अभी रीमा की आंखें लगी ही थी कि नीचे से चिल्लाते हुए दुकान का स्टाफ आया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपना बाबू गिर गया, अपना बाबू गया। आवाज़ सुनकर रीमा झट से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा सासू माँ और जेठानी दोनों आगे बालकनी की तरफ भाग रही थी। रीमा भी बिना देर किए उसी ओर दौड़ी। बालकनी से नीचे झांककर देखा तो बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सब आपस में शॉक होकर बात कर रहे थे, जिसे देखकर रीमा का मन काफ़ी घबरा गया, क्योंकि अभी अभी 2.5 साल का रोहन नीचे गया था, ये कहकर कि मैं नीचे दादाजी के पास जा रहा हूँ। नीचे इतने सारे लोगों का जाम ताड़ा और चहलकदमी देखकर रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसलिए वो भागकर सीढ़ियों पर गई और जब उसकी नज़र सबसे नीचे सीढ़ियों पर गई तो जैसे वो 2 पल के लिए बेसुध सी हो गई। नीचे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। नीचे वाली सीढ़ी पर पापा जी यानी कि रीमा के ससुर खून से लथपथ रोहन को गोद में उठाए खड़े थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ अनर्थ हो गया हो। पल भर के लिए रीमा को लगा उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। रोहन को यूं खून से लथपथ देखकर उसके तो जैसे प्राण ही सूख गए और ऊपर से पापा जी का वो स्तब्ध चेहरा किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। ये सब देखकर पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए सीढ़ियों के नीचे भागी। फिर उसने रोहन को छूकर देखा तो उसकी सांस में सांस आई। रीमा के हाथों का स्पर्श मानो रोहन के लिए अमृत तुल्य था। इसलिए रोहन भी पल भर के लिए अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। स्थिति काफ़ी गंभीर थी रोहन की, इसलिए सभी लोग रोहन को लेकर पास के डॉक्टर की ओर भागे। रीमा भी खाली पैर लोगों के पीछे जाने लगी। तब सबने उसे वहीं रोक दिया, ये कहकर कि सासू माँ और ससुर जी गए हैं रोहन को लेकर, इसलिए तुम यहीं रुको। पर उन लोगों के ऐसा कहने पर भी रीमा खुद को नहीं रोक पाई और ऐसे ही नंगे पैर डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। पर अब तक सभी लोग काफ़ी आगे भी जा चुके थे। रीमा के लिए ये शहर बिल्कुल नया था। अभी मुश्किल से 3 साल ही हुए थे शादी को, इसलिए अकेले जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे आसपास की कोई जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में वो जाती भी तो उसे मुश्किल होता ढूंढना। इसलिए रीमा बेचैन मन से वापस घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते अपनी जिठानी को बोली, दीदी मुझे भी जाना है रोहन के पास, कैसे भी करके मुझे जाना है। अभी वो रो ही रही थी कि दुकान का एक स्टाफ आया और बोला नज़दीक के डॉक्टर ने रोहन का इलाज करने से मना कर दिया, उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने को कहा गया। इसलिए रीमा की सासू माँ और ससुर जी रिक्शा से रोहन को सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी जेठानी की नज़र उस ऑटो रिक्शे पर गया जिस पर रोहन को लेकर जा रहे थे उसके सास ससुर। भागती दौड़ती रीमा रिक्शे के पास आई और अपने लाल को, जो खून से लथपथ था, उसे झट से गोद में ले ली और अपने सीने से लगा ली। जैसे ही रोहन को अपनी माँ के स्पर्श का एहसास हुआ, वैसे ही वो अपनी माँ के सीने से चिपक गया और फिर अपनी तोतली सी आवाज़ में रीमा से कहता है, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। ऐसा बोलकर रोहन आंख बंद कर लेता है। इतना सुनते ही रीमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। फिर हाँ मेरा बच्चा कहकर रोहन को सीने से लगा लेती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था,
वैसे वैसे रोहन की हालत गंभीर होती जा रही थी। सिर में चोट लगी थी, चेहरे के आधे भाग चोट की वजह से सूज गए थे। आंखों में चोट लगने से एक आंख पूरी तरह से बंद हो गई थी, होंठ पूरे कट गए थे और ऊपर से उसका ऐसा कहना मानो रीमा के लिए एक विपरीत कठिन समय था। रोहन को देख देख कर रीमा का मन काफ़ी घबरा रहा था। पूरे रास्ते वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद कर रही थी, बार बार भगवान से रोहन की लंबी उम्र की दुआ कर रही थी। सरकारी हॉस्पिटल भी घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। अभी दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी रोहन को खून की उल्टियाँ होना शुरू हो गई। वो बार बार लगातार खून की उल्टियाँ करने लगा था। खून की उल्टियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि रीमा की साड़ी पूरी खून से लथपथ हो चुकी थी। अब तक रोहन की हालत काफ़ी नाजुक होती जा रही थी। वो बार बार भगवान से रोहन के जीवन की दुआ मांग रही थी। रोहन की गंभीर हालत को देखकर रीमा काफ़ी डरी हुई थी, पर उसे अपने भगवान पर विश्वास था कि रोहन को कुछ नहीं होगा। खैर, आधे घंटे के बाद वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची। इमरजेंसी वार्ड के बारे में पूछा तो कोई इधर बोल रहा था, कोई उधर। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद इमरजेंसी वार्ड मिला था। फिर रीमा रोहन को लेकर इमरजेंसी वार्ड में ले गई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आया, फिर आईसीयू में ले जाया गया। रोहन को थोड़ा बहुत देखा और बोला, बच्चे वाले वार्ड में ले जाओ। रोहन अभी भी खून की उल्टियाँ ही कर रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर बोला वैसे वैसे रीमा करती गई। बच्चा वार्ड दूर था और टाइम भी कम। रीमा भागती भागती रोहन को गोद में ले जा रही थी। तभी रीमा की सासू माँ आवाज़ देती हैं और कहती हैं, रुको रीमा। रीमा को लगा शायद सासू माँ पीछे चल रही हैं, इसलिए रुकने को बोला होगा, या फिर रोहन को गोद में लेकर उन्हें चलना होगा, क्योंकि रीमा अब तक भाग भाग कर थक चुकी थी। बस यही सोचकर रीमा थोड़ा रुक गई, पर जब सासू माँ नज़दीक आईं तो उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। भला कोई ऐसी विषम परिस्थिति में भी ऐसा बोल सकता है? वो तो सुनकर स्तब्ध थी। जब उसकी सासू माँ ने ये कहा, देख लिया, फल मिल गया ना, भगवान दिखा दिए ना, और करो, ऐसे शब्द जिसकी कल्पना भी नहीं करी थी सीमा ने। वो उस परिस्थिति में ऐसे शब्द बोल रही थी जब उसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, वो भी उसकी दादी के मुंह से। वो तो भौचक्के रह गई, पर ये वक्त नहीं था ऐसे कड़वे वचनों के सवाल जवाब करने का। इसलिए आंखों में आंसू लेकर फिर से रीमा तेज कदमों से चलने लगी, क्योंकि उसे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाना था, जो जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। एक तो रीमा फिर से प्रेग्नेंट थी, 3 महीने का बच्चा पेट में भी पल रहा था, और ऐसी अवस्था में भी वो बिना कुछ सोचे समझे रोहन को लेकर भाग रही थी, और रोहन बीच बीच में उल्टियाँ भी कर ही रहा था। सास की बातों को रीमा नज़रअंदाज कर तो दी थी, पर बातों से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। कोई दादी ऐसा कैसा बोल सकती थी? अगले पल क्या होगा किसी को भी जरा भी आभास नहीं था। फिर भी रीमा की सास अपनी ओछी हरकत करने से चूकी नहीं। पता नहीं ये कैसी सोच थी उनकी अपने घर के चिराग के बारे में। धिक्कार है ऐसी दादी पर जो कुल के दीपक को ही बुझने के बारे में सोच रही थी। तभी तो ऐसे उल्टे शब्द निकले थे उनके मुंह से, पर रीमा अडिग थी अपने बच्चे के लिए। यदि उसे उस समय कहा जाए मौत से लड़ने, वो तो मौत से भी लड़ आती। एक माँ अपने बच्चे की खातिर क्या नहीं कर जाती है, क्योंकि जब वक्त ख़राब हो तो हर किसी की जली कटी सुनना ही पड़ती है, और ऊपर से जब आप ससुराल में हैं तब और भी, वो भी सास की बातें। सास की बातों को दरकिनार करते हुए रीमा हाँफती हुई बच्चे वार्ड में पहुंची। रोहन को लेकर सीधा आईसीयू में गई और आईसीयू बेड पर लिटाया। डॉक्टर भी रोहन की अवस्था को देखकर परेशान हो गए।
इतना छोटा बच्चा आखिर 2 मंजिल से नीचे गिरा तो गिरा कैसे? खैर अभी सवाल करने का वक्त नहीं था, इसलिए डॉक्टर फटाफट रोहन की जांच पड़ताल करने लगे। उसके बाद तुरंत रोहन को सिटी स्कैन के लिए भेजा गया ताकि उसके अंदर के जख्म का पता लगाया जा सके। उसके बाद स्लैन की बोतल में दवा डालकर चढ़ाई गई। फिर और सारे टेस्ट किए गए। इन सब के दौरान रीमा और उसके सास ससुर को आईसीयू के बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा गया। आईसीयू के बाहर खड़े खड़े रीमा का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। मन में अजीबोगरीब सवाल उठ रहे थे, पर फिर भी रीमा लगातार भगवान से मन्नतें मांग रही थी अपने बच्चे के जीवन के लिए, उसके सुरक्षित रहने की। करीब 2-3 घंटे बाद रोहन को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। वो अभी भी बेहोश था। डॉक्टर ने कहा अभी खतरे से खाली है, कुछ घंटों बाद रोहन को होश आ जाएगा। डॉक्टर के शब्द सुनने के बाद रीमा खुद को रोक न पाई और खुशी से रोते हुए जमीन पर बैठ गई और दिल से अपने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दी। ऐसे तो खतरा पूरी तरह से टला नहीं था जब तक रोहन फिर से हंसने बोलने न लग जाए, पर एक भरोसा जरूर हो गया था कि रोहन अब ठीक हो जाएगा। हाँ, वक्त ज़रूर लगेगा, पर उसका बेटा उसकी नज़रों के सामने रहेगा। बस इसी उथल पुथल से कब रात के 10 बज गए पता भी नहीं चला। दोपहर 1:30 बजे से रात 10 बजे तक रीमा के तो जैसे प्राण ही सूख चले थे। इस दौरान उसने एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। उसकी तो जैसे भूख प्यास ही मिट चुकी थी। अपने बेटे रोहन की गंभीर हालत देखकर तो वो भूल ही गई थी कि उसकी कोख में एक और संतान पल रही है। इसलिए थोड़ा सा पानी पीकर रीमा वहीं रोहन के बगल में बिस्तर पर किनारे लेट गई। रात के करीब 3-4 बजे रोहन को होश आया। होश आते ही रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। रोहन को गिरे 14-15 घंटे से ज़्यादा हो गया था। बच्चा इतने घंटों से भूखा ही था। गिरने से पहले थोड़ा सा चावल दाल खाया था बस। हॉस्पिटल में दूध का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए रीमा वहीं पास में सोई सासू माँ को उठाई और सासू माँ से बोली, माँ जी रोहन को भूख लगी है तो आप भैया यानी रोहन के बड़े पापा जो रात को वहीं हॉस्पिटल में रुक गए थे ताकि कोई ज़रूरत हो तो वो देख लेंगे, को उठाकर बोलिए बाहर से दूध लाने, क्योंकि रोहन को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और वैसे भी सुबह भी हो गई है तो अगल बगल में ग्वाला भी होंगे। रीमा की इतना बोलते ही सासू माँ गुस्से में बोली, विनोद नहीं जाएगा। विनोद जेठ जी का नाम था, वो रात भर सोया भी नहीं है, इसलिए उसे हम नहीं उठाएंगे। बच्चा थक कर सोया है और तुम उसकी नींद में दखल डालने को बोल रही हो, हम नहीं उठाएंगे। सासू माँ के शब्द सुनकर रीमा फिर से अचंभित रह गई, क्योंकि जेठ जी कोई बच्चे नहीं थे जिसे नींद से जगाया न जा सके। और तो और हॉस्पिटल में मर्दों को इसलिए तो रखा जाता है कि वक्त बेवक्त वो भाग दौड़ कर सकें। खैर सास के मुंह से ये सुनने के बाद रीमा सास को फिर बोली, माँ जी भैया नहीं जाएंगे जी तो आप ही चले जाइए, पास में तो है, कहीं ना कहीं दूध मिल ही जाएगा। रीमा के ऐसा बोलते ही सासू माँ चिढ़कर कहती हैं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सोने दो। ऐसा कहकर वो मुंह घुमाकर लेट गईं। पर रीमा को अभी भी लग रहा था कैसे भी दूध का इंतज़ाम हो जाए ताकि उसका बच्चा भूख से ना तड़पे। वैसे भी ऐसी अवस्था में कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती, और ऊपर से रोहन अभी अभी होश में आया था। इसलिए रीमा कुछ सोची, फिर सासू माँ को बोली, यदि आप नहीं जाना चाहती और भैया को भी आप नहीं उठाना चाहती हैं तो मैं खुद जाकर भैया को उठा देती हूँ। जेठ जी जो वहीं थोड़ी दूरी पर वेटिंग रूम में सो रहे थे। रीमा के मुंह से ऐसा सुनते ही को रहा नहीं गया और वो रीमा को धमकी भरे लहजे में कहने लगी, देखो रीमा, तुमको जाना है दूध लेने तो तुम जाओ, लेकिन तुम यदि विनोद को उठाएं तो तुम्हारी खैर नहीं और हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना हमें जाना है, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। ऐसा कहकर मुंह घुमाकर सासू माँ सो गई। सासू माँ का ऐसा सौतेला व्यवहार देखकर रीमा को बहुत दुख हो रहा था और अफसोस भी हो रहा था कि काश वो यहाँ पटना आई ही नहीं होती तो आज उसके बच्चे के साथ ये सब नहीं होता। दरअसल रीमा अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी, पर दूर रहकर भी रीमा की सास अपने बेटे को अपने वश में करके रखती। बार बार मुंबई जाकर भी रीमा की सास छोटी मोटी बात पर रीमा को उसके पति से पिटवाया करती थी। उनकी वजह से आए दिन रीमा और उसके पति में झगड़े होते रहते थे।
हर छोटी छोटी बात पर सास अपने बेटे को कहकर रीमा को डांट लगाती थी। रीमा हालत की मारी थी, इसलिए चुपचाप सहती चली गई। इसी बीच रीमा और उसके पति के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई और रीमा को उसका पति उसे अपने माता पिता के पास पटना में छोड़ दिया। रोहन के गिरने के पीछे भी रीमा की सासू माँ का ही हाथ था, क्योंकि बालकनी में वो हमेशा कुर्सी लगाकर बैठती थी और दूसरी कुर्सी पर रोहन को खड़ा करती थी, जो अभी महज 2.5 साल का था। रीमा सासू माँ को बार बार समझाती कि रोहन को यूं खड़ा मत कीजिए, वो अभी छोटा है, किसी दिन यदि आप नहीं रही तो वो आकर चढ़ जाएगा और यहाँ से नीचे झाँकेगा। पर उसकी सासू माँ रीमा की एक नहीं सुनी और जिस बात का डर था वही हुआ। खैर, रीमा का दिल माँ का था तो कैसे मानता। वो हिम्मत करके हाथ में दूध का डब्बा ली और हॉस्पिटल के बाहर निकली। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी हल्की हल्की रोशनी ही हुई थी। फिर भी हिम्मत करके रीमा वहीं खड़ा एक IRPF का जवान जो ड्यूटी पर था उससे पूछी, भैया ये ग्वाला का तबेला कहाँ पर है? ड्यूटी पर तैनात जवान बोला, यहीं 20 कदम पर है, आप यहाँ से सीधा चले जाओ। रीमा धन्यवाद कहकर 7-8 कदम ही चली थी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उस एहसास से वो थोड़ी घबरा गई, क्योंकि चारों तरफ अभी भी काफ़ी सन्नाटा था। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे रीमा अपने कदम वापस हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। भागती हुई आई तो थोड़ा सांस में साथ आया। तब रीमा अभी जवान थी, ज़्यादा दिन शादी को भी नहीं हुए थे। मन ही मन रीमा सोच रही थी, आज वो बच गई, नहीं तो भगवान जाने क्या होता। शायद उसे आज इज्जत से भी हाथ धोना पड़ता। पर ऊपर वाला भी सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देता। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये आज भगवान ने साबित कर दिया था। रीमा ने तहे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और लौटकर रोहन के पास आ गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी घर से आ गए दूध लेकर। फिर रोहन को भी बोतल में दूध दिया। तब जाकर रीमा को सुकून मिला। रोहन को दूध देने के बाद वो मन ही मन सोच रही थी कि काश आज उसका पति यहाँ उसके पास होता तो यूँ रोहन को दूध के लिए तड़पना नहीं पड़ता। रीमा के ससुर जी को कहीं से जब ये बात पता चली कि वो सुबह दूध लेने बाहर गई थी, तो उन्होंने बहुत डांटा। रीमा को भी, सासू माँ को और जेठ जी को भी। उन्होंने बोला, बहू आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कुछ हो जाता तो यहाँ विनोद था, उसको कहना चाहिए था। आदमी के रहते हुए आप क्यों बाहर गईं? अरे रात बिरात इसलिए तो मर्दों को रखा जाता है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई जो ऐसे ही निकल गई। पर ससुर जी को कहाँ पता था रात की सच्चाई। उन्हें पता भी नहीं थी कि सासू माँ ही तो है इन सब के पीछे। वो ही तो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जाए। रीमा चाहती तो ससुर जी को सच्चाई बता सकती थी और सास को डांट खिला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर झुकाकर चुपचाप सुन ली और मौन हो गई, क्योंकि उसे अभी कोई तमाशा नहीं करना था। उसे तो फिक्र थी तो अपने जिगर के टुकड़े की। बस इसलिए शांत मन से रोहन के ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। रोहन करीब 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। जख्म ठीक होने के बाद ही घर वापस आया। वैसे रोहन का जख्म भले ही ठीक हो गया था, पर आँख और माथे पर अभी भी निशान थे, जो आज भी हल्का हल्का पता चलता है। इस घटना को भले ही 17 साल हो गए थे, पर आज भी रीमा उस पल को याद करके सिहर जाती है और कई सवाल आज भी उसके जहन में मंडराने लगते हैं। इस कहानी के बाद मेरे मन में एक सवाल है कि क्यों सास अपनी बहू को समझना नहीं चाहती? क्यों सास को बहू हर बार गलत लगती है? क्यों उन्हें लगता है कि सारी गलती सिर्फ बहू की होती है? क्यों बार बार बहू को ताना मारा जाता है? क्या रिश्ते सिर्फ एक तरफ से ही बनते हैं? जिस प्रकार ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही रिश्ते एक तरफ से नहीं जुड़ते। आज भी गांव में लोगों की सोच वही की वही है, कुछ नहीं बदला।